नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत मेरी दुश्मन, पार्ट 7। वह तीनों आगे बढ़े और लाशों का मुआयना करने लगे। 15 मिनट की कोशिश के पश्चात इधर उधर बिखरी सब लाशों को देखा। महंत और सुजान सिंह की लाशों के चीथड़े हाथियों द्वारा उखाड़कर फेंके गए पेड़ों के नीचे मिल गए। सबकी लाशों को पहचाना गया। कुछ दूर पड़ी खन्ना की लाश भी उन्हें मिल गई। इनके सिवाय वहां 4 लाशों की कमी थी, लोटिया, चंदानी, सुधीर शर्मा और मोती की। बहरहाल मोती के बारे में तो सोचा जा सकता था कि वह इसी खतरनाक जंगल का बाशिंदा था, आसानी से उन पागल हुए हाथियों से अपनी जान बचा गया होगा। लेकिन सुधीर शर्मा, वह कहाँ गया? उसका क्या हुआ? चंदानी और लोटिया? जय किशन लोटिया और चंदानी की लाशों का न मिलना जाहिर करता है कि वह दोनों हाथियों से बच निकले हैं। देवराज चौहान के होठ भींच गए और खजाने का नक्शा चंदानी के पास था। उसके चेहरे पर अफसोस के भाव छा गए थे। सुधीर कहाँ गया? जगमोहन बोला। शायद वह बच गया हो। वह नशेड़ी अगर अपनी जान बचा गया है तो वास्तव में हैरानी होगी। फौतेदार ने गहरी सांस लेकर कहा। भगवान करे वह बच गया हो, लेकिन इस खतरनाक जंगल में उसे कहाँ ढूंढा जाए? देवराज चौहान ने चिंतित स्वर में कहा। हाथियों के भय से जाने वह किस दिशा में भाग निकला है। क्या मालूम यहाँ से वह कितनी दूर पहुंच चुका है। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। खाने की कमी तो वह बर्दाश्त भी कर पाएगा, परंतु शराब, बिना शराब के तो वह 2 घंटे भी नहीं रह सकेगा। ऊपर से जंगली खतरनाक जानवरों से भरा जंगल। फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश तो कर लें। अभी दिन के 11 बज रहे हैं। जगमोहन बोला। कुछ घंटे हमारे पास हैं। फौतेदार और जगमोहन की निगाहें मिली। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, फौतेदार बोला, लेकिन हमें चंदानी और लोटिया की तलाश करनी चाहिए। नक्शा उनके पास है, खजाने तक पहुंच जाएंगे वह लोग। तुम्हें आगे का नक्शा याद है? नहीं, यहीं तक का था। ऐसे कई पड़ाव बीच में आने थे। अगर मुझे इन हालातों का जरा भी आभास होता तो मैं नक्शा अवश्य याद कर लेता। जंगल में उन दोनों को ढूंढने जाने की कोई तुक नहीं है। वापसी का एक ही रास्ता है, वह है आदिवासी कबीलों के बीच में से या बगल में से होकर गुजरना। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उनकी वापसी की राह देखें। तुम कहना चाहते हो कि यहाँ से हम आदिवासी कबीलों में चले जाएं? एक आध दिन रुककर देख लेते हैं, नहीं तो फिर कबीलों में जाकर डेरा जमा लेंगे। जंगल में तो हम किसी भी कीमत पर उनको तलाश नहीं कर पाएंगे। उल्टे अपनी जान ही खतरे में पड़ सकती है। खाने पीने का सामान भी हमारे पास एक आध दिन का ही बचा है। कबीलों और उसके आसपास हमें नजर रखनी पड़ेगी। शायद हमारी किस्मत में दौलतमंद बनना लिखा हो। खजाना लेकर लौटते चंदानी लोटिया से मुलाकात हो जाए। अगर नहीं तो भी चिंता की कोई बात नहीं। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी उभर आई। वह जाएंगे कहाँ? उसी शहर में ही तो लौटेंगे। तब उन्हें मैं खुद अपने हाथों से बुरी मौत दूंगा और सारा खजाना भी हासिल कर लूंगा। देवराज चौहान की बात फौतेदार को जची। वह रहा सुधीर। अचानक जगमोहन खुशी से भरे स्वर में चीख पड़ा। सबकी निगाहें दूसरी तरफ घूम गई। फक चेहरे के साथ सहमा सहमा सुधीर शर्मा आ रहा था। उसकी टांगों में हो रहा कंपन स्पष्ट नजर आ रहा था। हाथ में शराब की खाली बोतल थाम रखी थी। उसकी आतंकपूर्ण निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। देवराज चौहान भागकर उसके पास पहुंचा। तुम ठीक तो हो ना? देवराज चौहान के स्वर में प्रसन्नता की झलक थी। हाँ। सुधीर शर्मा का स्वर सूखा हुआ था। गले में घबराहट से खरखराहट मौजूद थी। 10 दिन भी पेड़ से नीचे न उतरता अगर मैं शराब के बिना रह सकता। देवराज चौहान ने जोर से उसे छाती से भींच लिया। वहां मौजूद केन तो हाथियों ने तोड़फोड़ डाला था। शराब बहकर मिट्टी में जा मिली थी, परंतु जगमोहन का लाया अवतार सिंह के सामान वाला केन सही सलामत था। खाली बोतल को केन में मौजूद शराब से देवराज चौहान ने खुद भरा और बोतल सुधीर शर्मा को थमाई। उनके देखते ही देखते उसने आधी बोतल पेट में उतार ली। उसे सलामत पाकर सब खुश थे। वह देखो, एकाएक जगमोहन की आवाज गूंजी। सबने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। 2 मोटे मोटे काफी लंबे अजगर नीचे गिरे पेड़ों में से निकले और पास ही पड़ी महंत की टूटी फूटी लाश को अपने शरीर से लपेटने की कोशिश करने लगे। कदाचित वह दोनों अजगर पहले से ही पेड़ के तनों से लिपटे हुए थे और पेड़ गिरने के काफी देर बाद उन्होंने तने का साथ छोड़ा था। यहाँ रुकना ठीक नहीं, देवराज चौहान बोला। चारों तरफ तरह तरह के खतरे सिमटे पड़े हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, चंदानी और लोटिया अब खजाने सहित वापस लौटेंगे तो हमारी निगाहों से बच न सकेंगे। हमें वापस चलकर उनकी वापसी पर उन्हें घेरने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वह भी इस बारे में सतर्क होंगे कि हम रास्ते में उन्हें मिल सकते हैं। इसके सिवाय उन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सब वहां मौजूद जरूरत का सामान संभालने में लग गए। बस अब ठीक है, रुक जाओ, चंदानी हांफता हुआ बोला और ठिठक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। हम काफी दूर निकल आए हैं, उन लोगों की हद से दूर।
वैसे भी यह गहरा जंगल है, यहाँ इंसान को अपना रास्ता नहीं मिलता, हमें भला कहाँ ढूंढते फिरेंगे। लोटिया भी ठिठक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दोनों ने थाम रखा खाने का पैकेट नीचे रखा और वहीं बैठकर अपनी थकावट पर काबू पाते हुए सिगरेट को सुलगाकर कश लेने लगे। नक्शा कहाँ है? लोटिया बोला। जेब में। निकाल। अब हमें रास्ता ढूंढने में काफी तकलीफ होगी, यही रास्ते से तो हम भटक चुके हैं। नक्शे से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वहां से हम किस दिशा में आए हैं और जाना किस दिशा में है। चंदानी ने जेब में हाथ डाला नक्शा निकालने के लिए कि करीब से ही आती शेर की गुर्राहट सुनकर दोनों उछल पड़े। उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों की निगाह सामने नजर आ रही झाड़ियों के भीतर जाकर स्थिर हो गई। वहां मौजूद शेर उन्हें देखता हुआ धीमे धीमे स्वर में गुर्रा रहा था। उसकी शिकारी आंखें दोनों पर चिपक चुकी थी। भागना मत, चंदानी बोला और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। लोटिया ने भी रिवॉल्वर थाम लिया। अगले ही पल झाड़ियां हिली और शेर बाहर आ गया। 7 फीट लंबा हट्टा कट्टा शेर था। अपनी चमकपूर्ण निगाहों से दोनों को देख रहा था। उनमें खास फासला नहीं था। लोटिया ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज सुनकर शेर हिला और गोली उसके करीब ही जमीन में धंस गई। अगले ही पल शेर ने उछाल भरी। कुछ ही क्षणों में शेर उन दोनों के ऊपर होता। तभी चंदानी ने ट्रिगर दबा दिया। उसी पल लोटिया ने भी पुनः फायर किया। दोनों गोलियां शेर के शरीर में जा धंसी। उसके गले से दर्द भरी तीव्र गुर्राहट निकली और नीचे जा गिरा। दोनों ने पुनः फायर किए। दोनों गोलियां घायल शेर के माथे में जा धंसी। वह जोर से उछला और नीचे जा गिरा। चंद सांसें लेने के पश्चात उसकी सांस टूट गई। मौत की घड़ी टल गई थी। हमें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए, कहीं आसपास ही इसकी जोड़ीदार ना हो, लोटिया बोला। फिर दोनों खाने का थैला उठाए वहां से दूर होते चले गए। 15 मिनट चलने के बाद ठिठके। चेहरों पर राहत के भाव थे। इससे पहले कि वह एक दूसरे से कुछ कहते, उनकी सांसें जहां की तहां अटक गई। चंद कदम दूर हाथ में कुल्हाड़ी थामे मोती खड़ा था। फायरों की आवाज सुनकर मैं इस तरफ आ गया। मोती ने मौत के से सन्नाटे को तोड़ा। किस पर गोलियां चलाई तुम लोगों ने? शेर पर। लोटिया की सांस अभी तक गले में फंसी हुई थी। मोती अचानक उनके सामने आ जाएगा, यह तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बच गए शेर से। मोती ने सिर हिलाया। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम दोनों हाथियों की दरिंदगी से बचकर भाग निकले। मैं भी कठिनता से अपनी जान बचा पाया, किंतु हाथियों पर गोलियां किसने चलाई थी? मालूम नहीं, चंदानी रूखे स्वर में बोला। हमें तो अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। गोलियां चलाने के कारण तो हाथी पागल हो गए थे। मोती की लाल दरारों वाली आंखों में खून उतर आया, परंतु उसका चेहरा सामान्य रहा। उन हाथियों ने रौंद रौंद कर सबको मार डाला। सबको? लोटिया की आंखों के सामने महंत का चेहरा नाच उठा। हाँ, अगर कोई बच भी गया हो तो मुझे नहीं मालूम। वो वहां मेरा बेटा था महंत। वह उसका क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। कौन था तुम्हारा बेटा? वह मर गया या जिंदा है मैं नहीं जानता, मोती ने खुरदरे स्वर में कहा। सब मारे गए या 1-2 बचे भी हैं? चंदानी ने पूछा। 1-2 बचे अवश्य हैं, मोती ने अपना सख्त चेहरा हिलाकर कहा। लोटिया, चंदानी ने विश्वास भरे शब्दों में कहा। चिंता करने की कोई बात नहीं, महंत बच गया होगा। हमें वक्त बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। चंदानी को मन ही मन इस बात की तसल्ली थी कि लोटिया ने हाथियों पर गोलियां चलाई थी। वह बात मोती नहीं जान सका था। किस्मत उनका साथ दे रही थी। मोती का उनके पास पहुंच जाना लाभदायक था। दबे माल तक मोती उन्हें जल्दी ही पहुंचा सकता था। मोती के कारण राह में आने वाले खतरे काफी हद तक कम हो सकते थे। चंदानी की बात पर लोटिया ने चिंता भरे अंदाज में सिर को हिला दिया। वह भी अब मोती के बारे में ही सोच रहा था। आओ, अब वापस चलते हैं, मोती ने उन्हें खामोश पाकर कहा। वापस? चंदानी चौंका। हमें तो जमीन में दबी वस्तु तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने का नक्शा तुम्हारे दूसरे साथी के पास है। नहीं, मेरे पास है, कहते हुए चंदानी ने जेब से नक्शा निकाल लिया। मोती ने चंदानी को देखते हुए सहमति भरे ढंग से सिर हिलाया। अच्छी बात है, जल्दी करो, कहाँ जाना है? सूर्य सिर पर चढ़ता जा रहा है और शाम तक हमें वापस भी पहुंचना है, नहीं तो दिन ढलते ही जंगल में एक से एक खतरनाक जानवर अपनी जगहों से बाहर आ जाते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि तब शायद मैं भी तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। चंदानी ने जल्दी से नक्शों को खोलकर मिलाया और कुछ पल उन्हें देखने के बाद मोती से बोला। तुम्हें वह जगह याद है, खोखली चट्टान वाली? तुम अपनी कहो। उस खोखली चट्टान से हमें दक्षिण की तरफ जाना था, जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक पड़े हैं। वह पेड़ से भी ज्यादा ऊंचे हैं और कुल मिलाकर 5 हैं। मोती ने आहिस्ता से सिर हिलाया। हाँ, कभी 5 पत्थर एक के ऊपर एक पड़े होते थे, परंतु अब वहां 2 ही पत्थर हैं, बाकी नीचे गिर चुके हैं। नीचे भी गिरे कई साल बीत चुके हैं। हाँ, वहीं जाना है, चंदानी जल्दी से बोला। फिर वहां से पूर्व की ओर चलना है।
काफी आगे जाने पर लाल बंजर सा मैदान है। हाँ हाँ, उसके बाद बंजर मैदान में जाकर नक्शा देखूंगा। अब यहाँ से चलते हैं। मोती ने दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया और पलटकर चल पड़ा। पलटते ही उसकी आंखें खून के समान लाल होने लगी, चेहरा वहशी हो उठा, कुल्हाड़ी पर पकड़ सख्त हो गई। पीछे लोटिया और चंदानी खाने का बैग उठाए चलने लगे। लोटिया और चंदानी तरह तरह की निशानियां बताते हुए 2.5 घंटे के बाद अपनी मंजिल पर जा पहुंचे। दबे माल तक पहुंचने का लालच उन पर इस कदर हावी था कि भूख लगने पर भी रुककर खाना न खाया। वह 3 पेड़ों का त्रिकोण था, जिनके बीचों बीच पहुंचकर लोटिया और चंदानी खुशी से नाचने लगे। क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? मोती का स्वर हर भाव से परे था। वह यहाँ पर। चंदानी ने जमीन पर पांव मारा। दबा है, माल यहाँ पर है, समझे? जिस चीज की हमें तलाश है वह यहाँ पर दबी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मोती ने पूर्वता लहजे में कहा। जमीन में कई तरह के बदलाव होते रहते हैं, पहले देख तो लो कि तुम लोग सही जगह पर आ पहुंचे हो या भ्रम हो रहा है। मोती के इन शब्दों ने उनकी खुशी पर पानी फेर दिया। तुम जरा यहाँ से जमीन को खोदो, लोटिया ने मोती से कहा। मैं थक चुका हूँ, तुम लोगों के कारण यहाँ तक तो आ गया, परंतु अब और कोई काम नहीं करूंगा। मोती के स्वर में गुर्राहट भर आई। यहाँ कई सूखे पेड़ हैं, उनकी तीखी और सख्त टहनियां तोड़कर जमीन खोद लो। कहने के साथ ही मोती करीब के पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। चंदानी और लोटिया ने देर करना उचित नहीं समझा और अपने मतलब की टहनियां तोड़कर जमीन खोदनी आरंभ कर दी। गर्मी के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने पसीने में डूबी कमीजें उतारकर एक तरफ रख दी। कुछ देर के बाद जब टहनियां जवाब दे गई तो फौरन ही करीब के पेड़ों से नई टहनियां तोड़ ली। खुदाई का काम वह रोकना नहीं चाहते थे। पतलूनों के कारण उन्हें खुदाई करने में दिक्कत हो रही थी। काम की गति भी धीमी हो रही थी। आखिरकार उन्होंने पैंटे भी उतारकर एक तरफ रख दी। पागलों की तरह वह जमीन खोदने में व्यस्त थे और मोती दरिंदा बना बैठा उन्हें खूनी निगाहों से देखे जा रहा था। उसकी दरारों वाली लाल आंखों में मौत के भाव व्याप्त थे। बार बार उसका हाथ कुल्हाड़ी की तेज धार पर चला जाता था। लोटिया, खुदाई करते हुए चंदानी धीमे स्वर में बोला, इस जानवर का क्या करना है? इंसान नुमा जानवर का। क्या मतलब? लोटिया के हाथ ठिठक गए। काम करता जा, रुक मत। लोटिया ने पुनः खुदाई आरंभ कर दी। माल मिलने के बाद हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर यह साथ ही चिपका रहेगा तो हमारे लिए खतरे पैदा कर सकता है। मसलन हमें वापस चलने के लिए कहेगा और वापस हमें जाना नहीं, क्योंकि देवराज चौहान, फौतेदार और जगमोहन ठिकाने पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अमृतलाल भी है। कोई बहाना बनाकर हम अपनी जान बचा भी लें तो माल को नहीं बचा पाएंगे। तू ठीक कह रहा है, फिर क्या करें? एक बार तसल्ली कर लें कि माल यहीं पर है, फिर इस जानवर को गोली से उड़ा देंगे, चंदानी ने खतरनाक स्वर में कहा। तूने सही सोचा है। लोटिया की आंखों में चमक उभर आई। लेकिन उसके बाद हम माल सहित कहाँ जाएंगे? रास्ता भी तो नहीं मालूम। भटक कर जंगली जानवरों का शिकार बन जाना पड़ेगा हमें। यह बात तुम मुझ पर छोड़ दे, चंदानी विश्वास भरे स्वर में बोला। जानता है इस समय हम अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर हैं? नहीं, इस समय हम तुंगा पास के इलाके में हैं। अरुणाचल का यह इलाका तुंगा पास हिमालय के बेहद करीब है। यहाँ उत्तर में हमें 2 घंटे चलना पड़ेगा, तब हम जंगल पार हिमालय के करीब होंगे। हिमालय के उस हिस्से के करीब जहाँ से सिर्फ कुछ ही फासले पर तिब्बत है। खाना हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी रास्ते में छोटे छोटे पहाड़ी गांव पड़ते हैं। 2 दिन का तकलीफ दे सफर है। तिब्बत में पहुंचकर हम हर खतरे, खास तौर से देवराज चौहान से सुरक्षित होंगे। वह लोग हमें कभी न ढूंढ पाएंगे। तिब्बत में सेटल होने के पश्चात तू महंत को ले आना और मैं अपनी बेटी को। लगभग 80 करोड़ का माल है हमारे पास। हम तो क्या, हमारी आने वाली पुश्तें भी ठाठ से जिंदगी बिताएंगी। मुझे मंजूर है। लोटिया के स्वर में उत्साह था। वैसे भी अब शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। मैं खुद भी बाकी की जिंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ। बात खत्म होते ही लोटिया के हाथ की सूखी मोटी लंबी टहनी 1.25 फीट गहरे और 4 फुट चौड़े घोद चुके गड्ढे में किसी चीज से टकराई। दोनों के दिल धड़क उठे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर पुनः सूखी सख्त टहनी को गड्ढे में मारा। टहनी से धातु के टकराने की आवाज उभरी। मिल गया, मिल गया, चंदानी चीख पड़ा। खजाना मिल गया, माल मिल गया। 20-25 साल पहले की हमारी मेहनत रंग लाई। इसके साथ ही दोनों पागलों की तरह टहनियां फेंककर पेट के बल जमीन पर लेटते हुए दोनों हाथ गड्ढे में लटकाकर हाथों से मिट्टी हटाने लगे। ज्यों ज्यों मिट्टी हटती जा रही थी, त्यों त्यों लोहे की जंग वाली पुरानी चादर स्पष्ट होती जा रही थी। 20 मिनट की मेहनत के पश्चात उन्होंने इतनी मिट्टी हाथों से हटाकर एक तरफ कर दी कि 1.5 फीट चौड़ी और 2 फीट लंबी लोहे की पुरानी जंग लगी गली चादर स्पष्ट दिखाई देने लगी।
पहचान लोटिया? चंदानी प्रसन्नता से कांपते स्वर में बोला। यह वही संदूक है जो लूट के समय हमें म्यूजियम से मिला था। हमारा थैला भारी भारी जवाहरातों का बोझ नहीं संभाल पा रहा था, तो हमने सारे जवाहरात जो कि जेवरातों वगैरह में जड़े थे इसमें भर लिए थे। सब याद है, सब याद है। लोटिया जोर से हंसा। मुझे क्या बताता है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। एकाएक उसका स्वर धीमा हो गया। माल तो मिल गया, मोती को ठिकाने लगा दे। रिवॉल्वर कहाँ है? चंदानी फुसफुसाया। पैंट की जेब में, यहाँ से कुछ दूर पड़ी है। मेरी रिवॉल्वर भी पैंट की जेब में है। खैर छोड़, 10 मिनट और सांस ले लेने दे उसे। चंदानी हौले से कड़वी हंसी हंसा। तब तक हम माल से भरा संदूक बाहर निकाल लेते हैं। और फिर अगले 25 मिनट की मेहनत के पश्चात मिट्टी से फंसे संदूक को किसी प्रकार उन्होंने बाहर निकाला। ऐसा करने के पश्चात दोनों बुरी तरह हाँफने लगे। नंगे बदन ही जमीन पर लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगे। बदन पर मात्र अंडरवियर थे। मोती का चेहरा संदूक को बाहर निकलते देखकर वहशी मुस्कान से भर उठा था। उसकी आंखों में खून के शोले भड़क उठे। उसकी हथेली कुल्हाड़ी की तेज धार पर जा टिकी। जिस्म की मांसपेशियों में वैसी ही अकड़न आ गई जैसी अकड़न भेड़िए का शिकार करते समय उसके शरीर में भर आती थी। वह वैसी अंदाज में वैसे ही बैठा दोनों को हाँफते देखे जा रहा था। 2 मिनट लगे उन्हें अपनी श्वासों पर काबू पाने में। फिर वह उठकर बैठ गए। चंदानी के कांपते हाथ संदूक की तरफ बढ़े। संदूक के कुंदे पर मोटा ताला लटक रहा था, परंतु बरसों संदूक मिट्टी में रहकर खत्म हो चुका था। उसने ताला पकड़कर संदूक के कुंदे को जोर से झटका दिया। संदूक कुंदे सहित अलग होकर उसके हाथ में आ गया। उसे एक तरफ फेंक कर वह संदूक खोलने लगा तो लोटिया उसके कान में फुसफुसाया। मत खोल इसे। लोटिया धीमे स्वर में जल्दी से बोला। अपना ही माल है, पहले मोती का काम तमाम कर दो। जो भी हो, है तो वह इंसान ही। करोड़ों के रत्न और जवाहरातों को देखकर उसे अक्ल आ सकती थी। कहीं ऐसा न हो कि वह लालच में आ जाए और पीछे से आकर कुल्हाड़ी से हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे। लोटिया की बात जायज थी। चंदानी को जची। संदूक खोलने का इरादा उसने छोड़ दिया। कुछ देर की बात है, बाद में देख लेंगे। अब तो बाजी अपने हाथ में थी। दोनों उठ खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराकर मोती को देखा। मोती ने उनकी मुस्कान का जवाब विशैली मुस्कान से दिया। वह वैसे ही पेड़ के तने से टेक लगाए बैठा था। लेश मात्र भी उसने हिलने का उपक्रम न किया। हमारा काम तो हो गया मोती, चंदानी बोला। इसके साथ ही लोटिया चंद कदम दूर अपनी पैंट की तरफ बढ़ा। खुशी की बात है। मोती की आवाज में मौज का ठंडापन था। लोटिया ने पैंट उठाई, जेब में हाथ डाला। रिवॉल्वर नहीं था, जबकि उसे पूर्ण विश्वास था कि रिवॉल्वर इसी जेब में था। फिर भी उसने सारी जेबें देख डाली। घबराहट में उसने चंदानी की पैंट को उठाकर उसकी भी जेबें देख डाली। चंदानी की जेब में भी रिवॉल्वर नहीं थी। चंदानी लोटिया को ही देख रहा था और उसे आभास हो गया कि जब वह खुदाई में या संदूक निकालने में व्यस्त थे तब पैंटों में से उनकी रिवॉल्वरें निकाल ली गई थी। दोनों घबराए से हक्के बक्के से मोती को देखने लगे। रिवॉल्वरों को तलाश कर रहे हो, इसलिए कि मुझे रास्ते से हटाकर म्यूजियम से लूटी करोड़ों की दौलत का शान से जश्न मना सको। मोती की आवाज में मौत का खोखलापन था। होठों पर विशैली मुस्कुराहट, आंखों में छलकते खून के भाव। लोटिया और चंदानी के दिमागों को तीव्र झटका लगा। इस जंगली को कैसे मालूम कि यह म्यूजियम से लूटी दौलत है? दिल जोरों से धड़क उठे। मोती ने कुल्हाड़ी की धार से हाथ हटाकर अपनी टांग के नीचे से रिवॉल्वर निकाली और बारी बारी उनकी तरफ फेंक दी। लोटिया और चंदानी से कुछ कदम दूर रिवॉल्वर आ गिरी। दोनों की निगाहें मिली और अगले ही पल रिवॉल्वर पर झपट पड़े। फिर दूसरे ही पल उनके हाथ में थमी रिवॉल्वरों का रुख मोती की तरफ था। तुम जो भी हो, बहुत खतरनाक इंसान हो। हम तो तुम्हें यूं ही आधा पागल समझते रहे। लोटिया के स्वर में दरिंदगी का समावेश हो गया। 20-25 सालों के बाद हमने दबे माल को बाहर निकाला और तुम्हें पहले ही मालूम था कि इसमें म्यूजियम से लूटे हीरे जेवरात भरे पड़े हैं। तुम्हारी इस जानकारी पर हमें वास्तव में हैरानी है। इसी से जाहिर हो गया कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तुम पुलिस के या फिर खुफिया विभाग के आदमी हो। मैं ना तो पुलिस वाला हूँ और ना ही खुफिया विभाग का आदमी हूँ। मोती की हथेली कुल्हाड़ी की धार पर फिरने लगी। 2 दशकों से यहाँ रहते रहते मुझमें कुछ हद तक जंगलीपन अवश्य आ गया है। कौन हो तुम? चंदानी के स्वर में खूंखारता भर आई थी। पहले तुम अपना काम कर लो, सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। अपना काम? लोटिया कटुतापूर्ण हंसी हंसा। बेटे, हमने अपना काम पूरा कर लिया तो फिर तुम हमारी बात का जवाब देने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। रहूंगा। मोती के स्वर में भेड़िए की सी गुर्राहटें उभरने लगी, क्योंकि खाली रिवॉल्वर कभी भी नहीं चलती। चंदानी लोटिया ने हड़बड़ाकर रिवॉल्वरों के ट्रिगर कई बार एक साथ दबा डाले। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली। हाथों में खाली रिवॉल्वरों को पाकर
उनकी रूहें कांप उठी। मोती ने खतरनाक भावों से उन्हें देखते हुए टांग के नीचे दबा रखी बुलेट्स निकाली और उनके करीब फेंक दी। अगर यह गोलियां तुम दोनों के रिवॉल्वरों में पहुंच जाएं तो तुम बच सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन अफसोस, इस जन्म में तुम लोग इन गोलियों को अपनी रिवॉल्वरों के चैम्बरों में नहीं भर सकोगे। कहने के साथ ही मोती के पीले भद्दे दांत दाढ़ी और मूंछों के बीच में चमक उठे। दोनों ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और चंद फीट के फासले पर पड़ी गोलियों को हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। तभी लोटिया का जिस्म हिला नीचे पड़ी गोलियों को उठाने के लिए। मोती का शरीर उछला और अगले ही पल वह अपनी टांगों पर खड़ा था। दाएं हाथ में वार करने के अंदाज में कुल्हाड़ी थाम रखी थी। अगर तुम दोनों यह जानने से पहले ही मर जाना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो उसी हालत में नीचे पड़ी गोलियों को उठाने की कोशिश करना। मोती की आवाज में वहशियत टपक रही थी। वह दरिंदे जैसा खतरनाक नजर आने लगा था। लोटिया के कदम जड़ होकर रह गए। चंदानी तो सख्ते की हालत में था। कौन हो तुम? चंदानी को अपने गले में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। मोती का वहशी रूप देखकर उसकी टांगों की हालत ऐसी हो गई थी कि उससे खड़ा ना हुआ जा रहा था। मेरा नाम मोतीलाल शांगी है। मोती की आवाज में वहशियत टपकने लगी थी। मेरे बाप दादा इसी अरुणाचल प्रदेश की पैदाइश थे और मैं भी हूँ। मेरे पिता श्यामलाल शांगी 2 दशक पहले जब तुम दोनों ने म्यूजियम लूटा था, तब यहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर थे और म्यूजियम लूटने की रात उनकी ड्यूटी म्यूजियम की सुरक्षा पर थी और लूट के समय तुम दोनों ने मेरे पिता श्यामलाल को गोलियों से छलनी छलनी कर दिया था। यह हो गया होगा। ऐसे वक्त में इन बातों का पता ही कहाँ चलता है। लोटिया ने रूखे होठों पर जीभ फेरी। वरना हमारा इरादा तो महज लूट का था, किसी की जान लेने का नहीं था। लेकिन तुम लोगों ने मेरे पिता को गोलियों से छलनी किया। शायद तुम लोग हम शांगियों को नहीं जानते। हमारी जाति खून खराबे में सबसे जल्लादी मानी जाती है। शांगियों के धर्म की परंपरा के अनुसार अगर कोई शांगी को कत्ल कर देता है तो उसका खून तब तक अपनी जाति में, कुनबे में, बिरादरी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने खून का बदला खून से नहीं ले लेता। उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। वह तभी अपनी बिरादरी में जा सकता है जबकि कातिलों को कत्ल कर दे। और अपने पिता श्यामलाल शांगी का इकलौता खून उसका बेटा सिर्फ मैं था। मेरी जात के पंचों ने पंचायत में मेरा बहिष्कार कर दिया। मुझे तब तक के लिए बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया जब तक कि मैं अपने पिता के खून का बदला नहीं ले लेता। हम शांगियों में सबसे बड़ी शर्म की बात होती है जब उसे बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता है, और सबसे बड़ी इज्जत की बात होती है जब शांगियों की परंपरा को कायम रखते हुए बदला लेकर सबूतों के साथ वापस अपनी जाति में प्रवेश करता है। तब उसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उसे किसी पंच की जगह खाली होते ही पंच बनाकर इज्जत बख्शी जाती है। लोटिया और चंदानी सख्ते की हालत में खड़े उसकी बात सुन रहे थे। जब तुम दोनों हैवानों ने मेरे पिता की हत्या की तो उस वक्त मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पर जम्मू में था। गांव से मुझे पंचायत का बुलावा आया। सारी स्थिति मेरे सामने स्पष्ट थी। पंचों ने यह आदेश देकर मुझे बिरादरी से निकाल दिया कि मैं हत्यारों से अपने पिता का बदला लूं और बदला लेने के सिवाय कोई काम न करूं। मेरे इनकार करने का तो कोई कारण ही नहीं था। मैं खुद अपने पिता के हत्यारों को कुत्ते की मौत मारना चाहता था। फिर दूसरे शांगी जाति वाले अपनी जाति के उसूलों पर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। उसके बाद मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद यही रह गया कि तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारना। 6 महीने की दौड़ धूप के बाद मालूम हुआ कि संदूक उठाए तुम लोग इस जंगल की तरफ आए हो। आदिवासियों से यह खबर मुझे हासिल हुई। मैं किसी प्रकार गुम्बदनुमा कमरे तक जा पहुंचा। वहां तुम लोगों के कई निशान मिले, जैसे कि सिगरेट के टुकड़े, खाने का गला सड़ा सामान, शराब की खाली बोतलें और भी कई कुछ। मैं समझ गया कि तुम लोग यहाँ ठहरे थे। आदिवासियों से पूछने पर पता चला कि वापसी पर तुम लोग खाली हाथ थे। संदूक तुम लोगों के पास नहीं था। उसी समय मैं समझ गया कि पुलिस द्वारा सारे रास्ते बंद कर दिए जाने पर पुलिस की सख्ती के कारण म्यूजियम से लुटे माल को जंगल में कहीं छिपा दिया है, ताकि जब मामला ठंडा पड़ जाए तो आकर निकाल लो। यानी कि तुम दोनों को हर हाल में जंगल में आना था और हर कीमत पर उस गुम्बदनुमा कमरे तक भी आते जहां पर तुम लोगों ने आराम किया था। आखिर बरसों पुरानी यादों को ताजा करने के लिए गुम्बदनुमा कमरा तुम्हारी काफी सहायता करता। मैं दीन दुनिया छोड़कर उसी गुम्बदनुमा कमरे में जम गया। लेकिन इससे पहले तुम दोनों के बारे में अपने तौर पर पूरी छानबीन कर तस्वीरें भी हासिल कर ली थी। वह तस्वीरें मैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले भी कर सकता था, परंतु शांगी जाति अपना बदला खुद लेती है। ऐसे कामों में हम लोगों की सहायता नहीं लेते। बहरहाल 2-3 साल तक तो मुझे तुम लोगों के आने की पूरी आशा रही, परंतु उसके बाद मेरी आशा निराशा में बदलती चली गई और अब तक तो मैंने तुम लोगों के आने के बारे में भी सोचना छोड़ दिया था।
लेकिन भगवान ने तुम लोगों की मौत मेरे हाथों से होनी लिख दी थी, इसी कारण तुम लोग यहाँ आए। मैं चाहता तो कब का तुम दोनों को मार चुका होता, परंतु ऐसा बदला लेने का भी क्या फायदा कि मैं तुम्हें मारता और तुम्हारे साथी मुझे मार देते। लेकिन दौलत के लालच में तुम लोगों ने खुद ही अपने साथियों को मौत के मुंह में झोंक दिया और मेरे शिकंजे में खुद ब खुद आ फंसे। तुम लोगों को कब का मार दिया होता, परंतु मैं यह जानना चाहता था कि म्यूजियम के लूट के करोड़ों के जेवरात तुम दोनों ने जंगल में कहाँ छिपा रखे हैं। मोती का चेहरा इस हद तक खतरनाक हो चुका था कि वह वास्तव में दरिंदा लग रहा था। जब तक मोती ने अपनी बात कही तब तक लोटिया और चंदानी ने अपनी बिगड़ी हालत पर काफी हद तक काबू पा लिया था। तो अब तुम हमें जान से मारना चाहते हो? चंदानी की गली से सूखा स्वर निकला। जान से मारना? मोती की हंसी से वहशियत टपकने लगी। हरामजादो, मेरी निगाहों से खुद को देखो तो समझ जाओगे। तुम लोग तभी मर गए थे जब मेरी नजरों के सामने आ खड़े हुए थे। तब से तुम दोनों महज जिंदा लाशें हो। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी जाति तुम्हें क्या देगी? लोटिया ने साहस करके कहा। तुम्हारे पिता की मौत का हमें वास्तव में अफसोस है। उनसे हमारी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, महज इत्तेफाक ही था कि वह हमारी चलाई गोलियों से मारे गए थे। हमें तो मालूम भी नहीं था कि तब कौन मर रहा है, किसी गोली लग रही है। लेकिन तुम लोगों का मरना महज इत्तेफाक नहीं होगा। मोती पूर्वता लहजे में बोला। मुझे मालूम होगा कि मैं किन कुत्तों को जान से मार रहा हूँ। इन बेकार की बातों को छोड़ो मोती, लोटिया पुनः बोला। भूल जाओ सब कुछ, हमारे दोस्त बनो। यह करोड़ों का माल है, इसके 3 हिस्से। हमारी जाति की एक और खासियत है कि हम दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते। मोती गुर्राया। रही बात इस करोड़ों की दौलत की, तो इसे खोलकर देखना भी तुम लोगों को नसीब होने वाला नहीं। तभी चंदानी ने दांत भींचकर हाथ में थाम रखी खाली रिवॉल्वर वेग के साथ मोती के चेहरे का निशाना लेकर दे मारी। पलक झपकते ही मोती ने कुल्हाड़ी सामने कर दी। इसके साथ ही मोती के गले से किसी पागल हाथी के समान गर्जना निकली। एकाएक वह हवा में कई फीट ऊपर उछला और लहराता हुआ चंदानी की तरफ बढ़ा। कुल्हाड़ी के हत्थे पर उसके दोनों हाथों की उंगलियां सलाखों के समान लिपट चुकी थी। चंदानी कुछ भी न समझ सका कि क्या होने जा रहा है। मोती का शरीर नीचे आया और कुल्हाड़ी की धार उसकी खोपड़ी से टकराई। 10 सेकंड भी न बीते होंगे कि एक ही वार में कुल्हाड़ी ने चंदानी के शरीर को सिर से लेकर पांव तक 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया था। खून के छींटे दरिंदे मोती और लोटिया पर जा पड़े। 2 टुकड़ों में बट चुका चंदानी का शरीर अलग अलग गिरा जोरों से तड़प रहा था। बहुत ही विभत्स दृश्य था। लोटिया तो क्या, खुद मोती ने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी हत्या नहीं की थी जैसी हत्या उसने आज करी। लोटिया को काटो तो खून नहीं। उसकी सांसें जहां की तहां ही रुक गई। वह अभी यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि चंदानी जिंदा है या वास्तव में उसके शरीर के 2 टुकड़े विभत्स ढंग से हो चुके हैं। अगले ही पल दरिंदे के हाथों में थमी कुल्हाड़ी पुनः हवा में घूमी और लोटिया की गर्दन पर जा लगी। पलक झपकते ही लोटिया की गर्दन धड़ से जुदा हुई और दूर जाकर गिरने के पश्चात उछल उछल कर तड़पने लगी। इधर उसका धड़ भी तड़प रहा था। चंदानी और लोटिया के 2 शरीरों के 4 टुकड़े हो चुके थे, जो इस तरह तड़प रहे थे जैसे जलबिन मछली और खून से सनी कुल्हाड़ी थामे खड़ा मोती दुनिया का सबसे बड़ा वहशी दरिंदा लग रहा था। खूंखार निगाहों से वह दोनों शरीरों के चारों टुकड़ों को उछलते तड़पते देख रहा था। उसकी आंखों से निकलने वाले शोले जैसे उन शरीर के टुकड़ों को जलाकर भस्म कर देना चाहते थे। शरीर के टुकड़ों का तड़पना जब शांत हो गया तो उसने खून से सनी कुल्हाड़ी करीब ही फेंक दी। फिर आगे बढ़कर नंगे पांव की ठोकर गले सड़े संदूक पर मारी। संदूक का पल्ला ऊपर से खुल गया और बीच में मौजूद हीरे पन्नों से जड़े जेवरात चमकने लगे। आंखें सिकोड़े वह कई पलों तक उन जेवरातों को देखता रहा, जिनकी कीमत करोड़ों के अंतिम छोर पर थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या न करे। अपने पुरखों और जाति की इज्जत बचाते हुए उसने पिता के हत्यारों को जान से मार दिया था। अब वह अपनी बिरादरी में सीना चौड़ा करके जा सकता था, परंतु जाति के पंचों को इस बात का सबूत पेश करना होगा कि यह दोनों ही उसके पिता के हत्यारे थे। 2 दशक के बाद पंचायत को इस बात का यकीन दिला पाना संभव नहीं था कि यही उसके पिता के हत्यारे थे। साथ ही इन लाशों को उनके सामने ले जाना था या फिर उनको बुलाकर लाशें दिखानी थी। दोनों में से एक काम भी संभव नहीं था। लाशों को वह ले जाकर गांव के पंचों के सामने पेश नहीं कर सकता था, और यदि वह गांव में जाकर पंचों को यहाँ लाकर लाशें दिखाता तो उसकी वापसी के 2 दिनों तक जंगल के खूंखार जानवरों ने इन लाशों के टुकड़ों की हड्डियां तक चबा डालनी थी। बहुत देर तक मोती सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया। चेहरे पर निर्णायक भाव आ गए। अब उसकी बिरादरी, उसकी जाति उसे कुछ नहीं दे सकती थी। वैसे भी उसे वहां से निकले 20-25 साल हो चुके थे।
मोती आगे बढ़ा और नीचे पड़ी चंदानी की कमीज से अपने शरीर, चेहरे और हाथों पर पड़े खून के छींटों को साफ करने लगा। इस काम से फुर्सत पाकर उसने वहां पड़े कपड़ों को देखा। तत्पश्चात उसने अपने कपड़े उतारकर लोटिया के कपड़े पहन लिए। यूं उसके कपड़े तंग थे, फिर भी उन्हें पहनकर उसे कोई खास दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर उसकी निगाह जूतों पर पड़ी, परंतु उसके चौड़े पांवों में जूते फिट नहीं आए, तो उसने जूते पहनने का विचार छोड़ दिया। आगे बढ़कर मोती ने खाने का बड़ा थैला खाली किया और सारा खाने का सामान जमीन पर रख दिया। उसके बाद संदूक में मौजूद तीव्र रोशनी फेंक रहे हीरे पन्नों को वह थैले में भरने लगा। 5 मिनट में ही उसने करोड़ों के जेवरातों को थैले में डाला। फिर खाने के सामान में काफी सारा खाना चंदानी की कमीज में बांधकर उसे जेवरातों वाले थैले में डालकर उसका मुंह बंद किया और गठरी के सामान को कंधे पर लाद कर उत्तर दिशा में चल पड़ा, उसी तुंगा पास इलाके की तरफ जिसका जिक्र चंदानी ने लोटिया से किया था। मोती यहाँ के इलाकों के जर्रे जर्रे से वाकिफ था। यहाँ से उसका मन भर चुका था। सारी उम्र उसने जंगल में रहकर ही गवा दी थी। अब उसके पास दौलत थी, 80 करोड़ की दौलत। इस दौलत के दम पर वह दुनिया के तमाम ऐशो आराम हासिल कर सकता था। अपनी बाकी की जिंदगी इस दौलत के सहारे अब वह तिब्बत में ही बिताने का फैसला कर चुका था। देवराज चौहान, जगमोहन, फोतेदार जंगल के बाहर कैंप में पहुंचे। अमृतलाल उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु जब उसे हालातों के बारे में मालूम हुआ तो सन्न रह गया। सुजान सिंह की मौत का उसे अथाह दुख हुआ। बहरहाल वह चारों चंदानी, लोटिया और मोती की वापसी की राह देखने लगे। 2 दिन बीत गए, परंतु कोई भी नहीं आया। उनके पास खाने के साथ साथ पानी भी समाप्त होता जा रहा था। अब यहाँ रहना उन्हें बेकार महसूस होने लगा। चंदानी और लोटिया के न आने से ज्यादा हैरानी उन्हें मोती के बारे में थी कि वह तो हाथियों से बच गया था और जंगल का जर्रा जर्रा उसका पहचाना हुआ है, इसलिए उसे तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह आया क्यों नहीं। बहरहाल चारों आदिवासियों की बस्ती में पहुंचे। वहां पर तो खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम था। उनके पास जितने पैसे थे वह सब आदिवासियों में बांटकर उन्हें चंदानी और लोटिया का हुलिया बता दिया। वहां से निकलने वाले जितने भी रास्ते थे उन सब रास्तों पर आदिवासियों का पहरा लगवा दिया। इस बीच देवराज चौहान गुम्मन नुमा कमरे के 6 चक्कर भी लगाया था। वह क्रम करीब महीना भर चला, परंतु चंदानी और लोटिया नहीं लौटे। जिंदा होते तो लौटते, वह तो उस दुनिया से ही जा चुके थे। 1.25 महीने के बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि चंदानी और लोटिया नहीं लौटेंगे। अगर यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है तो दोनों वहां से निकल गए होंगे। मोती के बारे में उन्हें अब भी हैरानी हो रही थी कि वह कहाँ गायब हो गया। काणे, सुधीर शर्मा मुंह बिगाड़कर बोला, तेरी इकलौती आंख की नजर में कुछ मैलापन जरूर है। तेरी नजर ठीक नहीं। अपना थोबड़ा बंद रख शराबी, फोतेदार उखड़े स्वर में बोला। सही तो कह रहा हूं मैं। सुधीर शर्मा ने आदिवासियों द्वारा बनाई गई तीखी शराब का घूंट भरा। हम लोग खजाने तक लगभग पहुंच ही चुके थे। आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। कुछ ही देर की बात थी कि हमारे पास करोड़ों का खजाना होना था, लेकिन तेरी आंख की सड़ी नजर ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। साले शराबी, तेरे को हाथी ने अपना शिकार क्यों नहीं बना लिया। फौतेदार दांत भींचकर गुर्रा उठा। अपनी खैर मना और मेरा एहसान मान, जो कि अवतार सिंह की तलाश में मैंने तुझे देवराज चौहान के साथ भेज दिया था, वरना हाथियों ने सबसे पहले काणी आंख वाले के पीछे ही दौड़ना था। बहरहाल सबसे ज्यादा दुख और अफसोस जगमोहन को हुआ, जिसने करोड़ों की दौलत हाथ आने के मंसूबे बांध रखे थे, परंतु उसके हाथ खाली ही रह गए थे। फिर भी इस दुख पर मरहम का काम कर रही थी चंदानी की वह दौलत जो उसने अपने भांजे सुरेंद्र पाल के पास रख छोड़ी थी। 80 लाख चंदानी ने लोटिया के अपहरण का दिया था। 10 लाख महंत को जिंदा छोड़ने के लिए दिए थे। 30 लाख सुजान सिंह से वसूले थे। कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख की रकम बनती थी, जिसमें सुरेंद्र पाल ने चंदानी के आदमियों को पटाने में 4 लाख दिए थे। 2 लाख बलिया को दिए गए थे। 3 लाख का खर्च हवाई पट्टी की मरम्मत में हो गया था। 3-4 लाख इसी भागदौड़ और इधर उधर के खर्चों में लग गया, यानी कि 1 करोड़ 5-6 लाख रुपया तो उनके पास था ही। भागते भूत की लंगोटी ही सही, 5-6 लाख रुपया कम नहीं था। कुछ न होने से तो 96 लाख बहुत बेहतर था। जब भी करोड़ों के खजाने का ध्यान आता, मन में मलाल सा उठने लगता। अगर वह खजाना मिल गया होता तो किसी भी बात की परवाह नहीं थी। खैर, जो होना था अब उसी पर सब्र करना था। आदिवासियों की बस्ती से उन्होंने लंबा सफर तय किया और वापस शहर में जा पहुंचे। वापस पहुंचकर उन्होंने चंदानी और लोटिया के बारे में जानकारी हासिल करने की चेष्टा की, परंतु उनकी कोई खबर नहीं मिली। जगमोहन के फ्लैट पर डेरा जमाया गया। फौतेदार और सुधीर शर्मा को वहीं छोड़कर देवराज चौहान और जगमोहन सुरेंद्र पाल के फ्लैट पर पहुंचे। मालूम हुआ कल रात वह घायल हो गया था और इस समय वह अस्पताल में था। दोनों अस्पताल जा पहुंचे।
सुरेंद्र पाल के सिर और माथे पर पट्टियां चढ़ी हुई थी। रात उसे खून की बोतल चढ़ी थी और इस समय ग्लूकोज चढ़ रहा था। वह पूरे होश में था। हालत उसकी खस्ता ही दिखाई दे रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन को देखते ही वह सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। आंखों में भय की परछाइयां तैरने लगी। क्या हुआ? तेरी यह हालत किसने की? जगमोहन के माथे पर बल पड़ गए। लड़की ने। लड़की ने? देवराज चौहान के स्वर में हैरानी उभर आई। हाँ, कल रात की ही बात है। सुरेंद्र पाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए घबराए हुए कहा। हम दोनों शराब पिए हुए थे। रात जब सोने लगे तो पीछे से उसने शराब की बोतल उठाकर मेरी खोपड़ी पर दे मारी। मेरा सिर फट गया। बहुत खून बहा। अपना सिर पकड़कर चीखता रहा। बेहोश नहीं हुआ। यही कसर बाकी रही। और वह क्या? वह? जगमोहन बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगा। जो दौलत तुम लोगों ने मेरे पास रखी हुई थी वह? क्या? क्या हुआ उस पैसे को? एकाएक जगमोहन गला फाड़कर चीख पड़ा। जब मैं फटा सिर थामे सिर से बहते खून को रोकने की चेष्टा में दर्द से तड़प रहा था, तब वह मेरी आंखों के सामने नोटों से भरे दोनों सूटकेसों को धकेलती हुई बाहर ले गई। मैं इस हालत में न था कि उसे रोक पाता। कमीने! जगमोहन चीखा और पागल होकर सुरेंद्र पाल पर झपट पड़ा। उन सूटकेसों में 1,06,00,000 रुपया था। 1,06,00,000! तेरे बाप ने भी कभी इतनी दौलत देखी थी? देखते ही देखते जगमोहन के जोरदार घूंसे सुरेंद्र पाल के घायल चेहरे पर पड़ने लगे। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर जगमोहन को किसी प्रकार पीछे किया। जगमोहन का पूरा बदन क्रोध से कांप रहा था। खा जाने वाली निगाहों से वह सुरेंद्र पाल को देखे जा रहा था। वह पुनः झपटा। पागल तो नहीं हो गए तुम? देवराज चौहान ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे किया। इसकी जान लोगे क्या? जो हुआ उसमें इसकी क्या गलती थी? मुकद्दर तो हमारा खराब है। जो दौलत हमारी दुश्मन बनी बैठी है। खजाना भी हाथ ना आया और इसके पास रखी दौलत भी हाथ से निकल गई। नुकसान को बर्दाश्त करना सीखो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सुरेंद्र पाल को देखा। कौन थी वह लड़की? मालूम नहीं। सुरेंद्र पाल दांत भींचकर दुख भरे स्वर में बोला। सड़क पर मिली थी। कह रही थी बंबई से आई हूँ। यहाँ आते ही किसी ने उसका सामान, पर्स आदि चुरा लिया। न रहने के लिए जगह है, न खाने को रोटी। मैं उसे अपने फ्लैट पर ले आया। 11 दिन वह फ्लैट पर ही रही और 12वें दिन यानी कि कल रात बोतल से मेरा सिर फोड़कर माल पर हाथ साफ कर गई। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। लड़की का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। ऐसी आवारा लड़कियां अक्सर अपने शिकार की तलाश में घूमती रहती थी, जो कि अपने शिकार को खाली करके गायब हो जाती थी। और फिर जिसे इतनी दौलत मिल गई होगी वह तो कब के शहर छोड़कर गायब हो चुकी होगी। उसे ढूंढना संभव नहीं था। जिंदगी में दोबारा उसने कभी इस शहर में कदम नहीं रखना था। दौलत मेरी दुश्मन। देवराज चौहान आंखें बंद करके बड़बड़ा उठा। ऊपर वाले, मेरी झोली तू हमेशा खाली रखेगा? देता है और छीन भी लेता है। तेरी माया कभी मेरी समझ में नहीं आई। तो यह था देवराज चौहान सीरीज का एक मजेदार नॉवल। ऐसे ही मजेदार नॉवल के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।